ये कहा कि HTML का आइडिया है बट JSP एंड सर्वलेट का आइडिया बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम लोग JSP एंड सर्वलेट का बेसिक आइडिया थोड़ा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेशन हैंडलिंग वगैरह भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेशन हैंडलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी वेबसाइट का। सेशन हैंडलिंग क्या होता है कि जैसे आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, या जैसे आपने यूट्यूब का आपने एक बार लॉगिन कर लिया अकाउंट, या कोई एक साइट ले लीजिए जिस पे आपने, या IRCTC एक बार आपने लॉगिन किया, अलग अलग लिंक पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो जो ब्राउज़र है, जो साइट है, वो मेंटेन कर रहा है हिस्ट्री कि जिसने लॉगिन किया है वही हर बार अलग अलग पेजेस पे क्लिक कर रहा है, और उस यूजर के डेटा के हिसाब से ही पेज डायनेमिकली जनरेट हो रहा है। जैसे आपने अगर किसी आपने आपके यूट्यूब अकाउंट में आपने जो जो बुक मार्क कर रखे हैं, या IRCTC में आपने जो टिकट्स बुक कर रखे हैं, केवल वही डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये कैसे मैनेज हो रहा है, इसके लिए सेशन मैनेज किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर यूजर का जिसने लॉगिन किया है, लॉगिन के थ्रू। ठीक है, आएंगे उस पर। बट मेन ये है कि JSP की और सर्वलेट की ज़रूरत पड़ी क्यों। वाई डू वी रिक्वायर JSP एंड सर्वलेट इफ for the viewing or for the presentation part on the browser we already have HTML। HTML है हमारे पास, फिर JSP की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो HTML रहते हुए भी हमें JSP की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि HTML जो है वो आपका प्योर स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ये ज़रूरत पड़े कि कुछ डायनेमिक डेटा भी हमें डिस्प्ले करना है, तो उस केस में HTML इज़ नॉट एनफ अलोन। HTML अकेले काफ़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिनेरियो सोचिए जहाँ पर आपको 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर डिस्प्ले करना है, तो आप वन बाय वन उसके डेटा को नहीं टाइप कर सकते हैं HTML में। उसके बदले क्या होना चाहिए, बेटर अप्रोच, कि मेरा डेटा जो है वो या तो किसी फाइल में या किसी डेटाबेस में हो, और वहाँ से मैं उसे अपने JSP पेज पर लेकर आऊँ। बैकएंड में हम लोगों ने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, डेटा लेकर आए और उसको JSP या अपने व्यू पार्ट प्रेजेंटेशन के लिए, चाहे वो अभी HTML यूज करें चाहे JSP, प्रेजेंटेशन जो फाइल हो वो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि मैं उसको आइटरेट कर सकूं। ठीक है, आइटरेट कर सकूं उसे और डिस्प्ले कर सकूं। ठीक है, तो इस तरह की लूपिंग, इस तरह का जो सपोर्ट है वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक्सप्रेशन लैंग्वेज हो, या तो कोई जो लिस्ट को आइटरेट करने का काम करे ऑन JSP और HTML पेज इटसेल्फ। ठीक है, या फिर कोई ऐसी, या फिर HTML जो है वो हमें सपोर्ट करे कि हम लोग जावा रिलेटेड कोडिंग या कोई सर्वर साइड की कोडिंग जो है वो हम लोग कर सकें। ठीक है, तो HTML जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता था। HTML फुल्ली स्टैटिक कंपोनेंट कंटेंट के लिए था। तो जहाँ पे डायनेमिक कंटेंट की जब ज़रूरत हुई, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को डिस्प्ले करने की ज़रूरत हुई, तो उस केस में जो है हमें, हमारे लिए जो यूज में आया, जो लैंग्वेज, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास सामने में आई, वो हुई JSP, जिसको जावा सर्वर पेजेस भी कहते हैं। आज मोस्टली आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, लास्ट में आपका प्रैक्टिकल भी होगा, थोड़ा सा थ्योरी को समझते चलिएगा। ठीक है, तो JSP जो है बेसिकली इसको जावा सर्वर पेजेस भी कहते हैं, और जावा सर्वर पेजेज बेसिकली जो है ये डायनेमिक HTML कंटेंट जो है, डायनेमिक HTML पेज ये जनरेट करने का काम आता है। और ये बेसिकली ये यूज करता है सर्वलेट का ही, JSP इंजन जो है इस इज लाइक ए सर्वलेट बेसिकली। और जो फाइल हम JSP बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .JSP। ठीक है, जैसे आप HTML फाइल जब जनरेट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .HTML। इसी तरह से जब आप कोई JSP फाइल बनाते हैं तो उसका होता है .JSP। ठीक है, इसके अलग अलग टैग्स भी होते हैं, उन टैग्स को भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो
हम लोग किस सीक्वेंस में स्टडी करने जा रहे हैं? HTML, सर्वलेट, JSP, देन स्प्रिंग बूट। बेसिकली JSP डायनेमिक कंटेंट का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, तो स्प्रिंग बूट में आपको आसानी होगी। HTML आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मेरे हम से, आई थिंक ये आप लोगों को बेसिक आइडिया है। एक बार हम लोग थोड़ा सर्वलेट एंड JSP का इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं, ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। तो सर्वलेट जो है वो बेसिकली एक फंडामेंटल पार्ट है जावा वेब डेवलपमेंट का। जहाँ कहीं पर भी जावा वेब डेवलपमेंट की बात आती है, ठीक है, तो जहाँ स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करना हो वहाँ पे तो HTML इज एनफ, नो अदर मीन्स इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपको डायनेमिक कंटेंट डिस्प्ले करना हो तो आपको HTTP की, सॉरी, JSP की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, especially Java web development, providing a robust and flexible way to handle HTTP request and build dynamic web application। ठीक है, सो मॉडर्न फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग, आज के डेट में स्प्रिंग MVC जो है वो पॉपुलर हो चुका है धीरे धीरे, बट स्टिल जो आपका सर्वलेट और JSP जो है ये अभी भी स्प्रिंग बूट के अंडरलाइंग आर्किटेक्चर में जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है अभी भी, वो आपका इनसाइड जो है वो सर्वलेट ही है। सो अ सर्वलेट इन ए जावा प्रोग्रामिंग क्लास, बेसिकली सर्वलेट है क्या? एक ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रिटन है, और उसका पर्पस क्या है कि सर्वर से, सर्वर के थ्रू जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगी उसको बेसिकली एक्सेस करने के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मतलब समझते हैं? देखिए, अगर मेरा जो एक क्रोम है या जो फायरफॉक्स है, ये बेसिकली इट इज़ लाइक ए क्लाइंट, ये एक क्लाइंट है मेरा, ठीक है। और जो जावा पे मेरा कोड है लिखा हुआ, और ये जावा कहीं ना कहीं डिप्लॉयड है मेरा किसी सर्वर सर्वर पे, कंटेनर पे, ठीक है, लाइक टॉमकेट हो गया, जेटी हो गया, जो जेबॉस हो गया। तो सर्वलेट कंटेनर पे अगर ये डिप्लॉयड है तो उसके थ्रू जो है आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ब्राउजर ने जो डिटेल सर्वर को भेजा वो हुआ रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद सर्वर जो रिटर्न कर रहा है क्लाइंट को वो है रिस्पॉन्स। बिल्कुल क्लियर रखिएगा इस कंसेप्ट को। क्लाइंट ने अगर कुछ डेटा सेंड किया या कम्युनिकेट किया सर्वर से तो ये कहलाता है रिक्वेस्ट, और अगर सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है क्लाइंट से, कुछ डेटा पास कर रहा है, इट इज इन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, और सर्वलेट जो है वो बेसिकली होस्ट किए जाते हैं वेब सर्वर्स पे। ठीक है, जो हमारे सर्वलेट हैं ये सेशन हैंडलिंग के लिए भी काम आते हैं, हमारे डायनेमिकली जनरेट वेब कंटेंट करने का भी काम करते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन हो इसके लिए भी है। तो सर्वलेट का, एक मिनट, मैं कुछ प्रोग्राम्स पहले दिखाता हूँ सर्वलेट के।
सो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो है ये बेसिकली जेएसपी पे से पहले मैं आपको एचटीएमएल का दिखाता हूँ कि सर्वलेट पे कैसे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मेरा एचटीएमएल फॉर्म है कोई और एचटीएमएल फॉर्म का डेटा मैं सबमिट करना चाहता हूँ और वापस उसको रेंडर करना चाहता हूँ या सर्वर साइड पे मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे ज़रूरत पड़ेगी सर्वलेट रिलेटेड मैपिंग्स की। और वेब एप्लीकेशन में ये बेसिकली मेरा वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, जनरेट कहाँ से करते हैं, चाहे एसटीएस हो चाहे इक्लिप्स हो, फाइल में जाकर न्यू अदर में जाकर आप जैसे ही डायनेमिक वेब कंटेंट करेंगे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपके सामने डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर करते हैं तो प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, सपोज मैंने दे दिया टेस्ट। उसके बाद आप ये करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल कर लीजिएगा, फिनिश। ठीक है, ये इस तरह का आपका देखिए आ जाएगा। अब इस डायनामिक प्रोजेक्ट में समझिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई डायनामिक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो बेसिकली डायनामिक वेब प्रोजेक्ट टाइप का ही रहेगा। इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो ये कि यहाँ पे देखिए आपकी जावा के सोर्स फाइल्स रहेंगे। यहाँ ये जो फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे आप जावा के, सर्वलेट की, ये सारी चीज़ें जो है इन फाइल्स को आप रखेंगे सोर्स फोल्डर के अंदर। जो आपके क्लाइंट पार्ट है, यानी प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज होगा, जैसे एचटीएमएल या जेएसपी हो गया, ठीक है, इसको आप इस वेब कंटेंट फोल्डर के अंदर रखेंगे। और जो आपके डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, यानी कि प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें रहेगी, वो आप वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर रखेंगे। वेब डॉट एक्सएमएल को डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं। इंटरव्यू में कभी कभी स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर से क्या समझते हैं। तो जो हमारा ये एक्सएमएल फाइल है वेब डॉट एक्सएमएल, जिसमें हम डिप्लॉयमेंट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसे कहा जाता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं एक फिलहाल HTML बना रहा हूँ, या यहाँ जो HTML था उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, ऑलरेडी जो बना रखा था, ये देखिए यहाँ मैंने इसे कॉपी कर दिया। ठीक है, ये मेरा कंटेंट हो गया। जब आप इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से व्यू आएगा, जहाँ पर आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट जनरेट करने के लिए, अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने ये देखा कि आपको जावा फाइल कहाँ रखनी है, आपने ये देखा कि HTML या JSP फाइल कहाँ रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सर्वर। जो भी डायनेमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप सर्वलेट यूज कर रहे हैं, जेएसपीज यूज कर रहे हैं, तो आईडीई जो है वो उसके लिए आपको सर्वर की फैसिलिटी देता है। ये जैसे टॉमकेट सर्वर हो गया, टॉमकेट सर्वर के अलग अलग वर्जन्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपने जेडीके कौन सा इंस्टॉल कर रखा है। टॉमकेट को आपके जेडीके की ज़रूरत होती है। जैसे टॉमकेट 7 जो है वो अप टू जेडीके 8 तक आई थिंक काम करता है। यस, जेडीके 8, जेडीके 7 तक काम करेगा। उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको जेडीके 9 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, खैर, अब एक बार इसे देखते हैं। जब आप अ, देखिए इसे ऐड अगर करना हो, मैं अभी हटा रहा हूँ, जैसे यहाँ इसको हटा देता हूँ, दोबारा आपके सामने ऐड करता हूँ मैं इस टॉमकेट सर्वर को। कैसे ऐड करना है, अगर ये सर्वर आपका नहीं दिख रहा है टॉमकेट में, देखिए अगर ये सर्वर का टैब आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या है कि विंडोज मेन्यू में जाना है। एसटीएस हो चाहे इक्लिप्स, दोनों का व्यू सेम है। ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल। तो आप विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाएंगे आप, शो व्यू करेंगे, यहाँ पर जाके अदर्स में जाकर आप लिखेंगे सर्वर। जैसे ही आप सर्वर लिखेंगे, आपके सामने सर्वर का टैब ओपन हो जाएगा।
ठीक है, आप चाहें तो ये चीज़ें नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, तो इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे टीम के थ्रू। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड करने के लिए सर्वर, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे सर्वर के। इनमें आप अपाचे टॉमकेट का जो वर्जन आपको करना है, सपोज अभी 7 है मेरे पास, तो मैं 7 का करता हूँ सिलेक्ट, और नेक्स्ट करेंगे आप। ठीक है, मेरे पास पहले से एडेड था, इसलिए यहाँ पे इसने ये दोबारा पूछा नहीं। अदरवाइज यहाँ नीचे ये ब्लैंक आएगा आपको यहाँ पर, और ये पूछेगा कि कहाँ से ऐड करना है। उस केस में आपको क्या करना है कि जो आउटर फोल्डर है, जो पेरेंट फोल्डर है टॉमकेट का, जैसे ये मुझे ऐड करना है, तो इस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस फोल्डर को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा उसका कंप्लीट पाथ। उसके बाद आप फिनिश कर देंगे इसे। ठीक है, फिनिश करने के बाद नेक्स्ट। कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट अभी ऐड नहीं कर सकते हैं, आप रहने दीजिए। जब ये फिनिश हो जाए तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से डिस्प्ले आएगा। करेंटली अभी दिखाएगा स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब सर्वर अभी रनिंग पे नहीं है, इस पे कोई भी फाइल डिप्लॉयड नहीं है। अभी बिना कोई प्रोजेक्ट ऐड किए हुए भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ सर्वर की। ठीक है, ये ग्रीन बटन है जिससे आप स्टार्ट करने का काम करते हैं, और उसके साइड में रेड बटन है जो सर्वर को स्टॉप करने के लिए यूजफुल होता है। जब भी आप सर्वर रन करते हैं तो सर्वर जो है आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। जैसे सर्वर जो है वो कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, यानी कि आपको लोकल होस्ट पे तो है ये सिस्टम, लेकिन लोकल होस्ट पे कौन से पोर्ट को करने, कौन सा पोर्ट जो है वो आपका एक्सेसिबल है। ठीक है, लोकल होस्ट को लिखने के बाद आप उस कौन सा पोर्ट नंबर लिखेंगे जिससे वो इनेबल होगा। उसके लिए आप एच टी टी पी पोर्ट जो है वो आप चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है ये एच टी टी पी पोर्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा अगर कई बार ऐसा होता है जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, तो उसको रन करने के लिए इसका जो बेसिक डिफ़ॉल्ट टाइम है, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ओपन होंगे। बाकी कॉन्फ़िगरेशंस को आप एज इट इज़ रहने दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका ये मेन इंपॉर्टेंट ये है 8080, ये बता रहा है कि आपके जो है रनिंग पोर्ट जो है वो 8080 है। कभी अगर आपके सिस्टम में इस तरह का मैसेज आता है कि 8080 पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसका पोर्ट नंबर आपको चेंज कर देना है। 8081 8082 लाइक दैट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर प्रोग्राम आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है रन करने में और टाइम आउट हो जा रहा है, तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसे। वैसे बेसिक जो डिफ़ॉल्ट चेंजेज हैं आप उनको ही रहने दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी नहीं चेंज करने की जनरली। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट होने के बाद आप जब देखेंगे इस तरह से, अभी आपका कोई भी सर्वर जो है वो, सॉरी, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉयड नहीं है। तो उस केस में अगर आप इस पे पोर्ट पर रन करते हैं, ठीक है, अभी ये दिखाएगा कि कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, 404 मतलब अभी कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन जो आपका बेस यूआरएल रहेगा वो यही रहेगा। कल को अगर मुझे कोई और प्रोजेक्ट में रन करना हो कोई भी फाइल, तो वो इसके आगे फिर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे, मैंने टेस्ट नाम का ले रखा है फोल्डर, और यहाँ मैं एक index.html फाइल को रन कर रहा हूँ। रन करेंगे आप सर्वर पे। रन करने का मतलब क्या है कि आप उसको पब्लिश कर रहे हैं। जब वर्ड पब्लिश यूज हो, इसका मतलब कि आप उस फाइल को, आप सर्वर को बता रहे हैं कि अब इसका जो कंटेंट है उसको पब्लिश कीजिए आप सर्वर पे, और इसको क्लाइंट साइड पे प्रेजेंट करना है। किसी भी फाइल को डिप्लॉय करते वक्त ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंसोल पे डिस्प्ले करेगा। अगर कोई एरर आना होगा तो वो भी डिस्प्ले कर देगा कंसोल पे ही आपको। ठीक है, ये देखिए, ये आपका यहाँ तक जो है पोर्ट नंबर के साथ है। लोकल होस्ट, चूंकि आप लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं, अगर लोकल सिस्टम पे नहीं है किसी और सिस्टम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी आईपी दी जाएगी। ठीक है, ये है वो पोर्ट नंबर जिस पे आपका सर्वर रन कर रहा है।
और उस सर्वर पर डिप्लॉयड है टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर है एक फाइल index.html। अब हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने रन किया तो इस फाइल के अंदर जो है जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने लिख रखा था वो आपके सामने इनेबल हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है एक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा टैग फॉर्म। ये फॉर्म क्या कर रहा है कि ये किसी एक्शन को कॉल कर रहा है। देखिए, जब भी आप किसी बटन क्लिक पे या कोई इवेंट पे आप अपना कंट्रोल बैकएंड में भेजना चाहते हैं, तो उसे कहा जाता है कि हमने कोई एक्शन कॉल किया, या फिर स्प्रिंग में उसे हम कहते हैं कि कंट्रोलर कॉल किया। ठीक है, ये इन सब वर्ड्स के साथ फेमिलियर रहिएगा। अगर कहा गया कि ये एक्शन कॉल कर रहे हैं तो मतलब कोई सर्वलेट कॉल कर रहे हैं बैकएंड में उसको। ठीक है, और या फिर अगर हम कहते हैं कि कंट्रोलर कॉल कर रहे हैं, तो कंट्रोलर क्या होता है ये बेसिकली मैं स्प्रिंग में दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, कंट्रोलर भी एक यूआरएल हो गया जो बेसिकली हम लोग कॉल करते हैं। अब इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है इसके साथ मेरे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन डेटाज को सर्वलेट को सबमिट करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे पास ये सर्वलेट की मैपिंग भी होनी चाहिए। तो अब मेरे पास आता है वेब डॉट एक्सएमएल। ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर जो है सर्वलेट की मैपिंग कुछ इस तरह से करनी होती है। देखिए, अगर आप कोई भी फाइल नहीं देते हैं इसको, प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो ये इनमें से कोई एक फाइल सर्च करके रन करता है। ठीक है, वेलकम फाइल जो होता है। अभी हम लोग देखते हैं पहले अपने सर्वलेट को। ठीक है, सर्वलेट कैसा है कैसा नहीं अभी उसे भूल जाइए, एक एक करके स्टेप बाय चलते हैं, फिर एक एक पार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए जो मैं एक्शन कॉल कर रहा हूँ वो ये है। इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं ABC एक्शन दे देता हूँ। मैं कोई भी एक्शन दे सकता हूँ, सपोज मैंने दे दिया ABC एक्शन, जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस एक्शन, ये जो मेरा एक्शन है, इस एक्शन के करस्पॉन्डिंग जो मेरा सर्वलेट है वो मेरा कॉल होला है। ठीक है, तो ये जो यूआरएल हो गया कि अगर किसी ने /ABC एक्शन कॉल किया है तो उस केस में मेरा क्या होना है, सर्वलेट कॉल होना है। और वो सर्वलेट कहाँ कॉल होना है, तो देखिए ये है मेरा सपोज सर्वलेट, ये मेरा सर्वलेट है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको जो टेस्ट प्रोजेक्ट है ये यहाँ लेकर चलता हूँ। यहाँ मैंने सपोज इसे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अभी ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि वहाँ पर ये एक अलग पैकेज के अंदर था, प्लस इसके पास सर्वलेट एपीआई की जार फाइल थी। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इस सोर्स फाइल के अंदर एक बना देता हूँ पैकेज सर्वलेट डेमो। ठीक है, मैंने सर्वलेट डेमो बनाया और इस माई सर्वलेट को यहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए अब सर्वलेट जो है, ये सर्वलेट क्लास जो हम लोग यूज करेंगे इसके लिए एक जार फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो जार फाइल बेसिक ये कहाँ पर है, जो ये मेरा HTTP सर्वलेट या HTTP रिक्वेस्ट है, ये मेरा बेसिकली सर्वलेट एपीआई जार के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट एपीआई जार इसमें पुट कर देते हैं। सपोज मेरे पास है, ठीक है, ये सर्वलेट एपीआई मुझे कहाँ डालना होता है, जब भी आप कोई जार ऐड कीजिएगा तो वो लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर कीजिएगा।
ठीक है। जैसे ही आप इसे लाइब्रेरी फ़ोल्डर के अंदर ऐड करेंगे, ये इसके बिल्ड पाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ये यहाँ से पिक नहीं करता है इसको और स्टिल अभी भी एरर दे रहा है, तो आप यहाँ जाएँगे और हर एक प्रोजेक्ट का जो सबसे बेसिक पार्ट है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जब आप जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप जार को अलग से ऐड कर सकते हैं। ऐड एक्सटर्नल जार करके आपके सिस्टम में कहीं भी रखा हुआ है, वहाँ से जार सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल जार्स में आप चाहें तो जो आपके इंटरनल जार आप कॉपी करते हैं, वो सारे आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। आप इंटरनल जार्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अभी इस पे भी आएँगे। इसमें कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों को जानने की है, जैसे जावा बिल्ड पाथ, जावा कंपाइलर, प्रोजेक्ट फेसेट्स, टारगेटेड रन टाइम, ठीक है? ये चीज़ें मैं बताऊँगा। फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप उनको रहने दीजिएगा, ठीक है? अभी देखिए जो ये माई सर्वलेट है, ये कौन से पैकेज के अंदर है? सर्वलेट डेमो के अंदर। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इसका पैकेज का पाथ देना पड़ता है कि अगर मेरा यूआरएल एबीसी एक्शन कॉल हुआ, तो ये क्या करेगा? इस सर्वलेट की मैपिंग को सर्च करेगा। अब इस सर्वलेट की मैपिंग जो है, इस नेम का जो सर्वलेट है, वो किसको रेफर कर रहा है? वो रेफर कर रहा है इस सर्वलेट क्लास फाइल को, ठीक है? इस सर्वलेट क्लास फाइल में बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी सर्वलेट जो बनाई जाती है, वो बेसिकली एक जावा क्लास फाइल ही होती है, बट व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास क्या करता है कि सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली मेथड होते हैं डू पोस्ट या डू गेट, ठीक है? जब आप अगर आप सिर्फ सर्वलेट क्लास लेंगे, एचटीटीपी सर्वलेट के केस में डू पोस्ट डू गेट मिलेगा। अगर सिर्फ सर्वलेट क्लास लेते हैं, तो उस केस में इनिट सर्विस और डिस्ट्रॉय मेथड आता है, ठीक है? जनरल टर्म में आजकल एचटीटीपी सर्वलेट लिया जाता है। तो आप जब एचटीटीपी सर्वलेट लेते हैं, तो ये देखिए रिक्वेस्ट और ये हो गया रिस्पॉन्स। अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, जिसकी थ्योरी की बात कर रहे थे कि क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसका डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, और सर्वर अगर डेटा पास कर रहा है क्लाइंट को, तो वो कैसे भेजेगा। तो क्लाइंट का जो भी डेटा आएगा, वो बेसिकली उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के थ्रू। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या करता है, क्लाइंट ने जो भी डेटा सेंड किया, चाहे वो इनपुट टेक्स्ट फॉर्म में हो, रेडियो हो, चेकबॉक्स हो, टेक्स्ट एरिया हो, जो भी डेटा वो सेंड करेगा, उसको हम लोग इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं। और अगर सर्वर को यहाँ से कोई डेटा सेंड करना हुआ ब्राउज़र पे, तो वो रिस्पॉन्स के थ्रू सेंड करेगा, ठीक है? अभी इस यहाँ तक थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया आप लोगों को? तब इसको रन करके मैं दिखाऊँगा। स्टूडेंट्स, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये सब आपको आने ही चाहिए। मालिनी, समझ में आ रहा है ये? यस सर, थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा है, बाकी देख लेंगे। ठीक है, नहीं थोड़ा-थोड़ा ही समझना है। देखिए ज़रूरी नहीं कि एक बार सर में 100% समझ में आए। वहाँ जो पाथ को ऐड कर सर हाँ जी, हाँ जी। सर वहाँ कभी भी आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा। हर एक से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम से इंटरेक्ट करने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो जब ब्राउज़र पे आप कोई डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एचटीएमएल का यूज़ करते हैं, ठीक है? एचटीएमएल फाइल का, ब्राउज़र जो है वो सिर्फ़ एचटीएमएल फाइल की भाषा को समझता है। तो एचटीएमएल में आप जो भी कोड लिखेंगे और ब्राउज़र पे जब उसे पब्लिश करेंगे, ठीक है? या ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेंगे, तो उन कोड्स को ये अपने हिसाब से कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा। जैसे आपने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा, तो ये समझ जाएगा ब्राउज़र कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आया है, तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है, ठीक है? ये तो हो गई एचटीएमएल की बात। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये जो डेटा मेरा आया है, इसके ऊपर मैं कुछ प्रोसेसिंग करूँ और फिर वापस इसको मैं दिखलाऊँ यहीं पे। तो वहाँ पे मुझे जो है वो सर्वलेट की ज़रूरत पड़ी। जहाँ भी इस तरह की रिक्वायरमेंट आई, वहाँ पे मुझे सर्वलेट की ज़रूरत पड़ी, यानी
कोई एक ऐसी जगह जहां पर हम किसी फॉर्म के डेटा को सबमिट करें, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करें और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वापस ब्राउज़र को भेज दें। समझिए फिर से, ब्राउज़र पे कोई फॉर्म है, सपोज़ 2 बंदे का नाम एंटर किया गया है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और उसके 3-4 मार्क्स ऐड किए गए हैं। ये ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? क्रोम पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि इस पे जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होके मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस डेटा को आपको कहीं न कहीं सेंड करना पड़ेगा जो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है? उस प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे पास है वो है सर्वलेट। सर्वलेट क्या करता है कि इस ब्राउज़र से डेटा को गेट करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और वापस इसको यहाँ भेज देता है। तो अगर ये जो मेरा ये जो डेटा भेज रहा है सर्वर को, ये कहलाता है रिक्वेस्ट। और सर्वर जब वापस उनके उसके ऊपर प्रोसेस करके रिटर्न करता है ब्राउज़र को, तो वो कहलाता है रिस्पॉन्स। ये कहलाता है मेरा रिस्पॉन्स। समझिएगा, बिल्कुल बहुत स्मॉल पॉइंट से इसको लेके समझा रहा हूँ, बिल्कुल लेमन एग्जांपल, बिल्कुल बच्चे को जैसे समझाते हैं कि ब्राउज़र अगर कुछ डेटा भेज रहा है प्रोसेसिंग के लिए, अभी आप भूल जाइए सर्वलेट को, आप सिर्फ ये याद रखिए कि ब्राउज़र के पास यूज़र ने कुछ डेटा इंटर किया है और वो चाहता है कि उसके ऊपर कुछ कुछ प्रोसेसिंग होकर उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन होकर वापस डिस्प्ले हो जाए। तो कैलकुलेशन ब्राउज़र नहीं करता है, ये क्या करता है कि अपने इस डेटा को भेज देता है किसी के पास। और वो जो कोई और है जो प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है, कैलकुलेशन का काम करता है, या जावा का ऑपरेशन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑपरेशन का काम करता है, फॉर एग्जांपल जावा, जावा के कोड्स के थ्रू उन डेटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग करता है वो है मेरा सर्वलेट, ठीक है। ये सर्वलेट भी जो है इसको डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, इसके लिए जो मीडियम बना हुआ है वो मेरा सर्वर है, कंटेनर है, टॉमकेट है। ये जितने भी सर्वलेट हैं, सर्वलेट मेरे एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे माई सर्वलेट हो गया, मान लिया कि मैंने स्कूल के स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेशन के लिए एक सर्वलेट बना रखा है, दूसरा सर्वलेट मैंने रिपोर्टिंग के लिए कर रखा है, तो अलग अलग सर्वलेट हो जाते हैं, ठीक है। बट पर्पस वही है कि कोई भी मेरा सर्वलेट रहेगा उसको प्रोसेसिंग करने के लिए क्लाइंट जो डेटा भेजेगा वो रिक्वेस्ट कहलाया, और ये प्रोसेस करने के बाद वापस जो डिस्प्ले करेगा ब्राउज़र पे वो रिस्पॉन्स कहलाया, ठीक है। जैसे अब देखिए, एक बड़ा बेसिक सा देखिए एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने ये यूआरएल टाइप किया ब्राउज़र पे, अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हिट किया, ये किसी सर्वर पे गया जिसके साथ मैप्ड है, ठीक है, और वहाँ से रिस्पॉन्स में मेरा ये पेज आया, वो पेज डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ NDLS, समझिएगा इस चीज़ को, और यहाँ मैंने सपोज लिखा हावड़ा लिखा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरा एक HTML फॉर्म का डेटा हो गया जहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, डेट पिकर है, कॉम्बो है, इन सबको मैंने डिस्प्ले किया, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो और जो भी इसके रिलेटेड ट्रेन्स इन्फॉर्मेशन है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए कोई इवेंट जनरेट होगा, बटन क्लिक होगा, सबमिट बटन रहेगा। अब ये सर्च लेवल तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ये सबमिट भी हो सकता है, सर्च बटन आप जो भी लेवल देना चाहिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिएगा जैसे ही आपने क्लिक किया, बेसिकली क्या हुआ, ये गया सर्वर के पास, सर्वर पे इसने प्रोसेस किया कि फ्रॉम डेट आया है, नहीं सॉरी, सोर्स आया है, डेस्टिनेशन आया है, डेट आया है, और आप जो है इसका प्रोसेस करके डेटा भेजिए और वापस डिस्प्ले कीजिए। ये इतनी तेजी से हुआ कि आप समझ भी नहीं पाए कि अभी बैकएंड में क्या हुआ है। डेटा आपका गया सर्वर पे, वहां से उसने प्रोसेस किया, और उस जो मैचिंग करता हुआ डेटा है वो लाकर आपको HTML पे वापस डिस्प्ले किया गया। ये बेसिकली जो रिटर्न होकर आया वो आपका और कुछ नहीं, आपका HTML फॉर्म ही आया है। HTML फॉर्मेट में देखिए डेटा आया है, जो भी रिटर्न करेगा वो डेटा वो HTML फॉर्मेट में ही रिटर्न करेगा, HTML के पास स्टैटिक कंटेंट के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। बाकी इवेंट वगैरह आप देते हैं उसको करने के लिए। तो अब थोड़ा सा और आते हैं इस पे
कि पाथ की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, ये कैसे जानेगा कि मेरा सर्वलेट कहाँ है, ठीक है? ये कैसे जानेगा कि ये जो ब्राउज़र है इसको मेरे पास कई सारे सर्वलेट हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। अगर सिर्फ़ एक होता तो कहीं कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाई ये वहीं जाना है। लेकिन मेरे पास 50 सर्वलेट के ऑप्शंस हो सकते हैं, तो मेरे किसी पर्टिकुलर हिट पे कोई फॉर्म सबमिट होकर कहाँ जाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो उस केस में इसकी हेल्प करता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कौन हो गया मेरा? web.xml, अभी मैंने बताया था। तो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या कहता है? ये कहता है कि ठीक है, आपको जिस भी सर्वलेट से कम्युनिकेट करना है, मैंने क्या किया है कि अपने पास उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन कर रखा है। आइडेंटिफिकेशन क्या कर रखा है कि अगर मुझे यूआरएल में ये मिला, तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा कि अब चाहे तो आप ये सेम भी दे सकते हैं, आप अलग भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अच्छा web.xml का एक काम और है, जितने भी यूआरएल आएँगे वो उसको उन सब पे इसकी नज़र होती है, web.xml की, ठीक है? web.xml की नज़र होती है, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अगर मेरे पास एबीसी एक्शन कॉल हुआ है, तो मुझे क्या करना है, किस जावा फाइल को देखना है, ये देखेगा कि मेरा इस नाम का कहाँ है, ये यूआरएल जो है वो इस नाम से इसने कर रखा है web.xml में, और इस नाम की मैपिंग कौन से सर्वलेट से, ठीक है? इसको सर्वलेट मिल गया यहाँ पे, ये जो मैपिंग का काम है ना, वो web.xml ने किया, और ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है कि आप इस तरह से देंगे, एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया, ठीक है? अब अगर कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं देंगे तो कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी बनाना शुरू कर देगा, तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो हर कंटेनर उसको समझ नहीं पाएगा। तो एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया गया कि एक यूआरएल जो आए, उसकी मैपिंग किस किस जावा फाइल से है, किस सर्वलेट से है, ये उसके करने का तरीका है। बस ये वही पाथ है, और ये पाथ क्या होता है, जो भी आपका सर्वलेट क्लास है वो कौन से पैकेज के अंदर है, तो कंप्लीट पैकेज का पाथ दिया जाता है। आप देखिए, आपका ये जो माई सर्वलेट है, ये कहाँ है? सर्वलेट डेमो पैकेज के अंदर है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको सर्वलेट डेमो पहले पैकेज का नाम दिया, और उसके बाद सर्वलेट क्लास का नाम दिया। अभी आपने देखा कि ये जो है, ये जो मेरा कम्युनिकेट कर रहा है, ये डेटा को भेजता है रिक्वेस्ट के साथ, और सर्वलेट जो है जब वापस भेजना उसे, तो रिस्पॉन्स के साथ। तो ये तो थ्योरी हो गई कि रिक्वेस्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप करेंगे कैसे? तो उसके लिए आपके पास दो क्लास दिए गए हैं कि रिक्वेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरा ये लेकर आएगा, और रिस्पॉन्स अगर मुझे कुछ भेजना हो तो वो ये लेकर जाएगा ब्राउज़र के पास। अब जैसे देखिए, आपने index.html में दो चीज़ें हैं आपके पास, नेम है और ईमेल है। आपने ये एक्शन कॉल किया, और इस डेटा को आप सबमिट करना चाहते हैं, और उसको चाहते हैं कि सर्वलेट उसको प्रोसेस करके फिर डिस्प्ले कर दे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इस डेटा को जब भेजेगा इस एक्शन के पास, तो इसके साथ जो ये जो है, ये चेक करते रहता है कि रिक्वेस्ट में मेरे पास क्या-क्या आया है। तो रिक्वेस्ट का जो भी डेटा आप गेट करेंगे वो इसके थ्रू करेंगे, और रिक्वेस्ट में जो डेटा आता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं उसे? पैरामीटर कहते हैं। तो रिक्वेस्ट में जितने भी पैरामीटर हैं, वो आप रिक्वेस्ट के पास जो मेथड है गेट पैरामीटर, आप उसके थ्रू गेट कर सकते हैं। समझिएगा इसको, ठीक है? फिर से समझिए, इतना याद रखिए, ब्राउज़र है, मेरा कुछ डेटा भेज रहा है, उस डेटा को सर्वलेट कैसे गेट करेगा? रिक्वेस्ट के थ्रू। और अगर सर्वलेट को कुछ भेजना हो ब्राउज़र पे, तो वो रिस्पॉन्स के थ्रू भेजेगा। मेरे पास जो है एक फॉर्म है, फॉर्म में मेरा दो इन्फॉर्मेशन है, नेम और ईमेल। इसे मैं भेजना चाहता हूँ सर्वलेट को। सर्वलेट जो है कैसे गेट करेगा? गेट पैरामीटर मेथड के थ्रू नेम देगा। ये नेम और ईमेल कहाँ से आ रहा है? ये देखिए, ये जो नेम है, आईडी नहीं याद रखिएगा, नेम, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो आप नेम देते हैं उसी नाम से यहाँ गेट होगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कर दिया, सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ यू नेम, तो आपको सर्वलेट में भी यू नेम के थ्रू ही गेट करना होगा। ये देखिए, आपको फिर यहाँ भी आपको यू नेम के थ्रू गेट करना होगा।
तो वहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट है HTML का, वो आप यहाँ पर देते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब एक बार मैं इसको रन करता हूँ और सबमिट करता हूँ। ठीक है, बीच में अगर कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसको सही करेंगे। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट किया, ये मैंने फिनिश किया, रीस्टार्ट कर दिया सर्वर। तो देखिए, जब तक ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं रहेगी, आप लोगों में से जिसकी क्लियर है उसके लिए तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी क्लियर नहीं है, एटलीस्ट है तो बहुत कुछ, एटलीस्ट इतना आपको जानना जरूरी है कि मेरा जो फॉर्म सबमिट हो रहा है वो मैं रिक्वेस्ट के थ्रू गेट कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स के थ्रू कर रहा हूँ, ये चीज़ें। अब देखिए, ये रेंडर हो गया मेरा नेम, सपोज ये मेरा है यूजर नेम और ये मेरा है यूजर ईमेल। ठीक है, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं चेक, इसको ब्राउजर पर लेकर चलते हैं। ठीक है, इसे बंद करते हैं। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम हो गया और ये मेरा यूजर ईमेल हो गया। इसके साथ मेरा एक सबमिट बटन है। अब HTML फॉर्म अगर मैम ने बताया होगा, मेघा मैम ने आप लोगों को, तो ये बताया होगा कि HTML के साथ जो सबमिट बटन है, ये सबमिट बटन बेसिकली क्या सर्च करता है? सबमिट बटन सर्च करेगा कि जो मेरा फॉर्म है वो किस एक्शन के साथ एसोसिएटेड है और उसका मेथड क्या है। दो चीजें हैं, समझिएगा। यहाँ पे सबमिट बटन जैसे ही, सबमिट इवेंट जैसे ही कॉल होगा, ये चेक करेगा कि जो मेरा फॉर्म है उसमें एक्शन क्या कॉल हुआ है। एक्शन इज लाइक ए URL, इट इज जस्ट ए URL। ठीक है, सर्वलेट URL। और ये मेरा मेथड हो गया, जो सर्वलेट का कौन सा मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ABC एक्शन URL जैसे ही कॉल हुआ, कोई भी एक्शन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के थ्रू होते हुए जाता है। यहाँ पे चेक हुआ कि ABC एक्शन है, ये इस नेम के साथ है और इस नेम की मैपिंग इस सर्वलेट के साथ हो रखी है। तो ये तो पता चल गया कि कौन से सर्वलेट में जाना है। अब यहाँ पे मेरे दो मेथड इसके इम्प्लीमेंटेशन में है, एक है डू गेट और एक है डू पोस्ट। तो कौन से मेथड के अंदर जाना है, तो उसके लिए भी इसने दे रखा है कि मेथड कौन सा है, पोस्ट। ये मैं गया पोस्ट मेथड में। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट सब कुछ जानता है कि फॉर्म में क्या क्या आया है। अगर यहाँ पर किसी को भी पता करना है कि क्या आया है फॉर्म में, तो उसे रिक्वेस्ट से ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट जो है, ये कैसे दे रहा है, गेट पैरामीटर में नाम पास करो। ठीक है, जो डेटा आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो एक बार अब हम लोग वहाँ पे कुछ नेम पास करते हैं और देखते हैं कि कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है। पहले एक बार कंसोल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो। आइए, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सपोज राघव। ठीक है, और मैं देता हूँ raghv@yopmail.com। ठीक है, HTML पेज रेंडर हुआ। अभी तक क्या हुआ, अभी तक मेरा सिर्फ HTML पेज रेंडर हुआ है, डिटेल्स इंटर कर दिया मैंने। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, जैसे ही आपने सबमिट किया, कौन सा URL कॉल हुआ, ABC एक्शन। ABC एक्शन ने क्या किया, यहाँ गया, सॉरी, ABC एक्शन यहाँ आया। अब इसने चेक किया कि कौन से सर्वलेट में जाना है, तो इस सर्वलेट के अंदर गया। मेथड कौन सा था, इसको पता चल गया, पोस्ट। ये पोस्ट के अंदर गया, पोस्ट मेथड के अंदर गया। पोस्ट मेथड के अंदर इसने गेट किया कि यूनेम और ईमेल क्या है। उसने ई ने ये दोनों वेरिएबल में इसको स्टोर किया और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए, रिसीव्ड इन्फो फॉर्म सबमिशन, नेम ईमेल। रिसीव्ड फॉर्म सबमिशन, नेम ये आया था, ईमेल ये आया था। अब अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज वापस डिस्प्ले कर दीजिए, या फिर आप इसमें कुछ नाम ऐड करके या कोई भी ऑपरेशन जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पर ऑपरेशन करके उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि नेम जो है वो मेरे अपर केस में रिटर्न हो। ठीक है, मैं चाहे किसी भी लेटर में दूं, मेरा जो रिटर्न हो वो अपर केस में हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो डेटा मेरे पास आया है उसके ऊपर मैंने कुछ प्रोसेसिंग की है। क्या किया है, मैंने डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग क्या किया कि मेरे पास चाहे कोई भी डेटा आए उसको मुझे अपर केस में दिखाना है।
ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग की मैंने और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब हम लोग रिटर्न का समझते हैं। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो मेरे पास फॉर्म का डेटा भेजा जा रहा है, जो फॉर्म के थ्रू आ रहा है, वो सर्वलेट को कैसे मिलेगा, तो रिक्वेस्ट के थ्रू। अब इसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग कर ली और वापस इसे ब्राउज़र पे भेजना है, तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए मेरा काम आएगा ये रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स क्या करता है, रिस्पॉन्स जो है वो ब्राउज़र पे राइट करने का काम करता है। इसके लिए प्रिंट राइटर मेथड, सॉरी प्रिंट राइटर क्लास आपका यूज़ होता है। ठीक है, प्रिंट राइटर जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिस्पॉन्स के साथ, और वहां पे आप चूंकि मुझे वापस कहाँ भेजना है, ब्राउजर पे, और ब्राउजर जो है वो किस तरह का टैग समझता है, HTML टैग। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे HTML टैग का यूज करना पड़ा। ठीक है, अब एक बार हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की है। ठीक है, दोबारा इसको रन करके चेक करते हैं। जब आप इस तरह से समझकर चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है, कि इंटरनली क्या हो रहा है, तो क्लैरिटी भी आएगी और काम करने में आपको बहुत मजा आएगा। मेनली ये है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में इतनी पावर है, इस फील्ड में आप इतना कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एंड्रॉयड आती है, आप अपने आइडियाज़ को मोबाइल एप्लीकेशन में डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रिंग आती है, आप अपने आइडियाज़ को वेबसाइट में बना के डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में जिसका कहीं कोई अभी तक तो अंत दिख नहीं रहा। ये एक्सटेंड ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, और जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये उस बहुत के एक रेत के कतरे के बराबर है जो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना है आपको। आगे मेहनत करते रहिए, टाइम के बाद सीखते रहेंगे, एक टाइम धीरे धीरे करके। इन क्या होता है ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। उसी दिन में, उसी तरीके से आप एक दिन में चीज़ें नहीं सीखेंगे, ग्रेजुअली लगे रहना पड़ेगा, तो सीख जाएंगे। ठीक है, आइए रन करते हैं इसको। सो ये है, सपोज अब मैं यहाँ पे, सपोज मैंने दिया मालिनी और यहाँ पे दिया मैंने malini@gmail.com। ठीक है, अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। कंसोल क्लियर कर लेते हैं, पुरानी सारी चीज़ें क्लियर, नेक्स्ट, सबमिट। ठीक है, मैंने क्या किया था, जो भी मेरा डेटा सेंड हो उस पर प्रोसेसिंग क्या करना है कि उसको अपर केस में कन्वर्ट करके फिर वापस ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देना है। तो या देखिए यहाँ पे यही काम हुआ है। रिस्पॉन्स पे भेजा गया और रिस्पॉन्स जो भेजा गया, ठीक है, सेट कंटेंट टाइप बेसिकली ये बताता है कि मैं किस फॉर्मेट में भेज रहा हूँ। सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक HTML भी हो सकते हैं। जब आप पीडीएफ पे काम करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ भी देंगे। जब आप वर्ड पे काम करेंगे तो हर एक के लिए कंटेंट टाइप अलग अलग है, वो आप सेट करेंगे। अभी हम लोग ब्राउजर पे HTML के फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं तो HTML लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि पहले मैं ये दोनों चीज़ें, अच्छा आप लोगों में से जिसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप लोगों के लिए, अगर आप फाइल आप डायरेक्ट नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो मैं एक काम और करता हूँ। रुकिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए एक काम और करता हूँ। सपोज मेरा ये है, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ और आपको एक काम करके दिखाता हूँ। आप उस तरीके से करेंगे तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए फ़िलहाल दो इंपॉर्टेंट फाइल है, index.html और myservlet.java। आज के क्लास का प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट गेट करने का एक तरीका और है। देखिए जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, उनको हम वॉर फाइल के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह तक गेट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको इंपोर्ट करना है, मैं अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्टिनेशन सपोज मैं इसको अभी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, टेस्ट नाम से मेरा है। ठीक है, सोर्स फाइल भी देना है ताकि जावा फाइल भी चला जाए। ठीक है, फिनिश हो गया, वॉर फाइल बन गई। आपको क्या करना है, देखिए ये मेरी टेस्ट वॉर बन गई। इसे जो है मैं आपको
आपके सामने देखिए उस पे व्हाट्सएप पे मैंने एक वॉर फाइल शेयर किया है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे मैंने एक वॉर फाइल शेयर किया है। ठीक है, उस वॉर फाइल को आप जैसे ही आपका इक्लिप्स इंस्टॉल हो जाए या एसटीएस इंस्टॉल्ड हो जाए, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप एक वर्क स्पेस बनाइएगा। मैं बनाकर डिस्प्ले कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, सपोज मैं डेस्कटॉप पे बनाता हूँ, आप कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा और नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इक्लिप्स ओपन है, नहीं ओपन है, तो इनिशियली में वो इस तरह का पूछेगा वर्क स्पेस के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप मैंने जैसे ये वर्क स्पेस बनाया है डेमो, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक फ़ोल्डर, वो आपका एज ए वर्क स्पेस काम करेगा। ठीक है, एसटीएस कर लीजिएगा। एसटीएस भी बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बस उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं स्प्रिंग रिलेटेड, मतलब प्लगइन्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। ठीक है, जब आप वर्क स्पेस सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे तो इजली आपका वर्क स्पेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। आपने क्या करना है, सर्वर तो ऐड करने के लिए मैंने बता ही रखा है। वॉर फाइल जो मैंने दिया है, आप यहाँ जाएंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इंपोर्ट जैसे ही आप करेंगे, ये आपसे पूछेगा क्या इंपोर्ट करना है, आप दे दीजिएगा वॉर फाइल। जैसे ही आप वॉर करेंगे, ये आपसे पूछेगा कौन सी वॉर फाइल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे मेरी वॉर फाइल थी टेस्ट डॉट वॉर, ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया था और यही मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट एंड सर्वलेट एपीआई भी इंक्लूड कर लीजिएगा। फिनिश। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जो है ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने उसमें ऐड किया था उस समय, देखिए वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सारे अवेलेबल हो जाएंगे, आप इनको डायरेक्टली रन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको रन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वही फाइल है, ये उसी की कॉपी आई एक तरह से, आप अपने सिस्टम पे एज ए कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, वॉर फाइल। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली एक ये फॉर्म दिया है मैंने, ये फॉर्म आपको HTML में बनाने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। HTML तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं, काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से HTML में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। बट ये आपका है फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट नेम, बर्थ डेट, जेंडर, एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, वर्क नंबर, कंपनी, कोर्सेस। कोर्सेस में 3-4 कोर्सेस ऐड कर लीजिएगा। ये डेटा जैसे अभी मैंने नेम और ईमेल लिया था, ये डेटा फ्रंट में डिस्प्ले करके एक सबमिट बटन देकर और वापस इसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर देना है, सबको अपर केस में। ठीक है, जो भी एंटर होगा यहाँ पर, एंट्री कराने के बाद इसको वापस ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं ये जो है आपका भेज भी दूंगा अभी ग्रुप पे। ठीक है, और एक बार ना इसे मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें पूरा ये दे रखा है, जो अभी मैंने बताया बेसिकली वो सारा कुछ इसमें स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है,
थोड़ा इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो सर्वलेट लाइफ साइकिल है, तो जो सर्वलेट लाइफ साइकिल होती है, हम लोगों ने अभी देखा कि सर्वलेट HTTP सर्वलेट क्लास यूज किया, इसलिए डू गेट और टू पोस्ट मेथड यूज होता है। ठीक है, गेट और पोस्ट के थ्रू, बेसिकली डू गेट और डू पोस्ट जो अभी हम लोगों ने देखा था, उसके थ्रू ही होता है सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स। हम लोगों ने चूंकि HTTP सर्वलेट यूज किया था, इसलिए वहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स आपको अपीयर हो रहा था। ठीक है, ये देखिए, और रन करने के लिए जो है वो अपाचे टॉमकेट, जेटी, ये सब चीज़ें यूज होती है। ठीक है, ये उसका लोगो है अपाचे टॉमकेट का। टॉमकेट का सर्वर ऐड करने का भी आपने देख लिया, और उस पर पब्लिश करने का भी देख लिया आपने। ठीक है। ये एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने अभी देखा था, कि जहाँ पे फॉर्म जो है एक्शन हम लोगों ने चेंज करके देखा हुआ था, नेम और ईमेल था, उसे सबमिट किया गया था, और ये web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की मैपिंग थी। इसको सबमिट करने के बाद इस कोड में हम लोगों ने कुछ ऑपरेशन किया था, यहाँ अपर केस में कन्वर्ट किया था इसको, नेम और ईमेल को। ये इस तरह का फॉर्म अपीयर हुआ था, सबमिट बटन था, और सर्वलेट के थ्रू यह रिस्पॉन्स होकर वापस ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो गया था।